प्रोग्राम कराची टुडे में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कुछ जराइम के हवाले से, और उसके बाद जो अगली हमारी स्टोरी है वो है मईशत के हवाले से। मईशत की जब बात की जाए तो सबसे पहला लफ्ज़ जो जहन में आता है वो है महंगाई, और ख़बर ये है कि इस वक्त मुल्क में महंगाई के अंदर कमी आई है। जी हाँ, इस वक्त जो आदाद शुमार इदारा जो ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स है उसकी जानिब से जो जारी किए गए हैं आदाद शुमार, उसमें ये बताया गया है कि जो महंगाई है उसमें सालाना बुनियादों के ऊपर 29.28% की कमी आई है, और माहाना बुनियाद पर 8.1% की इसमें कमी वाक़ हुई है। और ये कैसे मुमकिन हुआ है, और इसके अलावा जो चीज़ें जो अशिया खुर्दनोश के आइटम जिसका उन्होंने तस्करा किया है, उसमें टमाटर की जो कीमत है उसमें कमी हुई है, उसमें प्याज, दाल मसूर, घी, लहसुन और इस तरह जो दीगर अशिया खुर्दनोश हैं उनकी कीमतों में कमी होने की वजह से जो ओवरऑल महंगाई है, जो इन्फ्लेशन है, उसके अंदर कमी हुई है। अब ये कैसे मुमकिन हुआ है और क्या वाक़तन ये अदाद शुमार जो इदारा शुमारियात की जानिब से पेश किए गए हैं वो दुरुस्त हैं, इसके ऊपर हमें गुफ्तगू करनी होगी। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं नुमान अब्दुल मजीद, मौशी तज्ज़ियाकार हैं, उन्हें मैं प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगा। नुमान, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जी शुक्रिया यासर। नुमान, ये जो फूड इन्फ्लेशन है इसके अंदर कमी वाक़ हुई है, कैसे ये मुमकिन हुआ? क्या वाक़तन हमने जो है प्रोडक्शन के ऊपर काम किया है? क्योंकि वो तो हमें समझ में आ रहा है कि सैलाब की वजह से नहीं हो सकी, या तो हमने बहुत हमारे पास एम्पल सप्लाई है जो हमने ईरान से और नेबरिंग कंट्री से मंगवाए हैं। ये वजह क्या बनी है प्राइसेस के अंदर अगर ये डिक्लाइन शो कर रहे हैं, तो इसकी क्या वजह आपको समझ में आती है? पहले तो चाहता हूँ ज़रा इस पर थोड़ी सी बात हो जाए। देखें, ये मेरे लिए एक हैरत अंगेज बात है कि इदारे जो आदाद शुमार से हमारा ये बता रहा है कि इन्फ्लेशन की शरह में कमी हुई है, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी तो ये है कि हम जब देख रहे हैं, जब सप्लायर से बात, आप जानते हैं कि मैं काफी सारे इदारों के साथ फ्लड रिलीफ के हवाले से काम करता हूँ, आप जानते हैं अच्छे से। तो हम जो ग्राउंड पे देख रहे हैं अशिया की जो कीमतें हैं, जो होर्डिंग है, वो 40 से 50% बढ़ी हुई है। जो ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहा हूँ मैं। आप आम आदमी से पूछ लें, आपको मुझे कराची में मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास या लोअर क्लास में कोई शख्स ऐसा नजर नहीं आया जिसने ये ना कहा हो कि यार हमने अपना डाइन आउट बंद कर दिया है, हम अपने खर्चे कम करने का सोच रहे हैं, या बच्चों को छोटे स्कूल में डालने का सोच रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही महंगाई हर लिहाज से अनबेरेबल है। अब ये स्टेटिस्टिक्स की बुनियाद क्या है मैं इस पर कमेंट नहीं कर सकता। अलबत्ता समटाइम्स ये होता है कि इसमें आदाद शुमार की गिमिक्री भी होती है, और नेशनल जो ब्यूरो, और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कुछ अर्सा पहले जो उसके लास्ट मंथ तक के जो फिगर्स मैंने देखे थे तो 27-28% बल्कि 42% तक के फिगर्स आए थे। अब समटाइम्स ये होता है कि मंथ ऑन मंथ जो होता है, या तो एक तो मैं कहूँगा कि मंथ ऑन मंथ की बात की वो रिप्रेजेंटेटिव फिगर्स नहीं होती, क्योंकि इतने छोटे स्पैन में आप जो है अशिया की जो है प्राइस को जज नहीं कर सकते। और समटाइम्स क्या होता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर भी कहा जाता है कि जो महंगाई की शरह में फर्क, देखिए एक होता है महंगाई की शरह में फर्क होना या महंगाई की शरह में कमी आना, एक होता है महंगाई में कमी आना। ये दो अलग अलग चीजें हैं। शरह महंगाई की तो कहने का मकसद ये है, टेक्निकलिटीज में जाए बगैर अगर हम अवामुन्नास पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ये आई डोंट नो ये नंबर कहाँ से निकाल के लेके आए हैं, लेकिन अगर हम बुनियादी खुर्दनोश को देख लें, आप आम आदमी के बिल्स को देख लें, तो महंगाई में कहीं भी किसी भी तौर पर कमी नजर नहीं आ रही है। बल्कि इस वक्त जो है, मैं कुछ देर पहले की बात अगर आपको बताऊं मैं, कि मैं कुछ फ्लड रिलीफ एरिया के लिए कुछ मेडिसिन जो है अरेंज करने की कोशिश कर रहा था, और डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह ने और जो हमारे दोस्तों से काफी कोशिश करने के बाद 2 दिन तक मैं अरेंज नहीं कर पाया। लोगों ने साफ मना कर दिया कि मार्केट में या तो मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, या जो अवेलेबल है वो 3 गुना प्राइस पे मिल रही है। अब ये क्या नाम है, अब ये महंगाई कैसे कम हुई है, मार्केट में अवेलेबिलिटी क्या सूरत है, ये अल्लाह को ही पता है कहाँ से नंबर निकाल के लाए हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा नुमान, ये तो हमें समझ में आया कि ये जो महंगाई का जो राइजिंग ट्रेंड था उसके अंदर स्लाइड्स कमी हो सकती है, लेकिन ओवरऑल जो इन्फ्लेशन है उसके अंदर किसी किस्म की कमी नहीं हुई है। दूसरी तरफ हमने देखा है रुपी डॉलर की पैरिटी एक इशू है जिसको अभी तक कंट्रोल नहीं किया गया। दूसरी तरफ हमारे यहाँ जो प्राइसेस हैं सो कनेक्टेड हैं पेट्रोलियम प्राइसेस से। जब हमारी ट्रांसपोर्टेशन बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली तमाम चीज़ों की कॉस्ट जो है उसमें इनकर्ड होती है, और जिसकी वजह से हमें उसका इम्पैक्ट नज़र आता है। अच्छा, अब ये बताइएगा कि गोइंग फॉरवर्ड हमें क्या नज़र आ रहा है, क्योंकि हमारे पास सैलाब से जो डैमेजेस हुए हैं इन अ शॉर्टर रन, हमें जो चैलेंजेस हैं उसमें एक सबसे बड़ा मसला यही है जो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि जो कमोडिटी साइड के ऊपर इश्यूज़ हैं वो ज़्यादा बिल्डअप होंगे। तो अगर ये फॉर द टाइम बीइंग कम हो भी गए हैं तो गोइंग फॉरवर्ड तो उसमें सर्ज ही आनी है। क्या यही एंटिसिपेट करना चाहिए आपकी राय में? देखें, अभी इस वक्त हमारे पास अगर फ्लड की डैमेज कंट्रोल या डैमेज असेसमेंट रिपोर्ट पूरी तरह मौजूद नहीं है। हमें इतना पता है कि बहुत सारे जो एरियाज हैं जो हमारे एग्री लैंड पे
वो फ्लैट आउट हो गए, फसलें तबाह हो गई हैं, बिल्कुल। बहुत सी जगहों में पानी अभी खड़ा हुआ है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है इस वक्त, ये मैंने और भी चैनल्स पे प्रोग्राम्स में कहा, वो ये है कि इस वक्त हमारे पास प्लानिंग एंड कंट्रोल मैकेनिज्म मौजूद नहीं है फ्लड रिलीफ का। यानी अगर इस वक्त अगर बहुत सारी एनजीओ काम कर भी रही हैं तो वो अपने तौर पर काम कर रही है, ऐसा कोई सेंट्रलाइज मैकेनिज्म मौजूद नहीं है जिससे डैमेज कंट्रोल का, डैमेज असेसमेंट का और रिलीफ का काम कोई कोऑर्डिनेटेड वे में किया जा सके। वन ऑफ द रीजन हमारे पास फ्लड रिलीफ की जो इंटरनेशनल इमदाद आने में भी जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि अभी तक मुझे ऐसा महसूस हुई, मेरी नाकद राय ये है कि हम अभी तक इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये सही मानों में कम्युनिकेट नहीं कर सके कि हमारे पास फ्लड की रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्या हमें टेंट चाहिए, क्या हमें मेडिसिन चाहिए, क्या हमें आटा चावल चाहिए। हाँ, गोइंग फॉरवर्ड मुझे सूरत काफी खराब यूं नजर आती है कि पाकिस्तान का जो एग्री का टोटल बिल था वो लास्ट ईयर का तकरीबन 15 अरब डॉलर के आसपास था, जिसमें 8 से 10 बिलियन डॉलर आपकी जो है एग्री कमोडिटीज हैं और इसके अलावा एग्री रिलेटेड स्टफ है जिसमें आपके एग्री इक्विपमेंट है, एग्री मशीनरी है, एग्री केमिकल्स हैं और जिससे रिलेटेड चीजें हैं वो तकरीबन 4-5 बिलियन डॉलर बनती हैं। तो बात ये कि हम आने वाले साल में ऑलरेडी हम जब इतना सफर कर रहे हैं करंट अकाउंट के ऊपर तो हमें किस तरीके से करेंगे इसका कोई प्लान हमें अभी तक नजर नहीं आया। नंबर 1 हो गई। अच्छा, महंगाई की वजूहात की जो आपने बात की, देखिए अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस जो कल जो स्टेट बैंक ने फिगर्स करंट अकाउंट के जो रिलीज किए हैं बताया गया है करंट अकाउंट हमारा 0.7 बिलियन डॉलर पे आ गया। दैट्स एन आइडियल फिगर, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, मसला क्या हो रहा है कि 0.7 बिलियन डॉलर इज अ गुड फिगर। ये हमेशा आपके प्रोग्राम्स में कई बार मैंने बात की है कि अगर पाकिस्तान का अगर ½ बिलियन टू 0.8 बिलियन डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट हो तो पाकिस्तान कमर्शियल बोरिंग से उसको इजीली कवर अप कर सकता है। मसला ये आ रहा है वो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का। इस वक्त हमारे पास कंट्री के पास पॉलिटिकल रोड मैप नहीं है। आप जानते हैं कि इस वक्त एक तरफ पॉलिटिकल एजुकेशन अपने उरूज पर है, साथ ही साथ हमें ये भी नहीं पता कि इलेक्शन की कोई डेडलाइन भी नजर नहीं आ रही। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का फैक्टर है, इसकी वजह से डॉलर नीचे नहीं आ रहा। मैं आपको कह सकता हूँ कि अगर पाकिस्तान के पास पॉलिटिकल रोड मैप हो और एक इकोनॉमिक रोड मैप हो, ऐसी टीम हो जिसके पास 5 साल का रोड मैप मौजूद हो, तो ये जो नंबर्स है 0.5 to 0.8 बिलियन डॉलर के बड़े मैनेजेबल नंबर है हमारी कंट्री के लिए। तो ऐसा मसला मुझे नजर नहीं आता। लेकिन उसकी वजह से हो ये रहा है कि आपकी जो ऑयल प्राइस जो तकरीबन 90-95 तकरीबन $20 का इम्पैक्ट आया है, यानी हम समझते हैं कि ऑयल प्राइस 20% कम हुई है, उसके बावजूद भी आपको लोकल मार्केट में डॉलर नहीं है। बिल्कुल ठीक है। एक और नतीजा ये हो रहा है कि आपके पास डॉलर का बैकलॉग बहुत हो रहा है। आप बहुत सारी एलसीज हैं, बहुत सारी कई मतलब बैंक होती है, तो इस बात से परेशान है कि अगर कल को डॉलर मजीद आ भी जाए तो ये जो इतना बैकलॉग क्रिएट हुआ है उसी की नजर हो जाएंगे। तो ये बहुत सारी वजूहात हैं। मसला सर क्या है, इसका जो बॉटम लाइन देखें, मसला इसको जो मेरी जो नजर में जो मसला बुनियादी मसला है कि हमारे पास 1 साल का पॉलिटिकल इकोनॉमिक रोड मैप नहीं, आइडियली तो 5 साल का होना चाहिए, लेकिन इस वक्त हमारे पास 6 साल या 6 महीने या साल का भी इकोनॉमिक रोड मैप नजर नहीं आ रहा। इसी वजह से ना हमारे पास इंटरनेशनल एड आ पा रही है, ना हमारी फ्रेंडली कंट्रीज हमें असिस्ट कर पा रही हैं और ना ही लोकल बिजनेसमैन की, लोकल मार्केट की कोई कॉन्फिडेंस है कि कंट्री किस डायरेक्शन में जा रहा है। ये डायरेक्शन का और रोड मैप में अगर क्लैरिटी आ जाए, आप यकीन माने इसको डॉलर भी 20 रुपए कम हो जाएगा, इन्फ्लेशन भी महंगा कम होना शुरू हो जाएगा और बाकी मामला की बहुत सारे जो है वो नोमान, ऑल इन ऑल जब तक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी खत्म नहीं होगी आपके ख्याल में चीज़ें बेहतर नहीं हो सकती, स्टेबिलिटी नहीं आ सकती, क्योंकि जब तक एक गवर्नमेंट नहीं आएगी जो एक प्लान लेकर आए, और जैसा आप और हम हमेशा ये बात करते आए हैं कि एक लॉन्ग टर्म प्लान है जिसको एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत है, वो यहाँ पे मिसिंग नज़र आ रहा है। तो ये फिगर्स जो हैं आपको इधर ही हुआ करते हुए नज़र आएंगे, यही आपको ऐसी तरह चीज़ों को मैनेज किया जाएगा और ये लगता है ऐसा है बज़ाहिर कि आप एडहॉक बेसिस के ऊपर तमाम चीज़ों को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर सिर्फ इतना ही रिलीफ है, आपके पास फिजिकल स्पेस इतनी नहीं है। मसला ये है कि शॉर्ट का डैमेज है, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बात की मसला ये हो रहा है जो मैं इसको देख रहा हूँ, जो मेरी फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में बिजनेस प्लान से बात हो रही है, इस वक्त डैमेज का जो इंटेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सवाल ये पैदा होता है कि शॉर्ट टर्म में भी हम जानते हैं कि एक तो एडहॉकिज्म है, शॉर्ट टर्म है, किसी सिटिंग गवर्नमेंट को भी नहीं पता कि वो कब तक है कि नहीं है। हम जानते हैं कि आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट के हवाले से बहुत सारी जो है ना उसकी वजह से भी हमारे पॉलिटिकल पार्टीज में काफी जो है कि इशूज कंसर्न पाए जाते हैं। लेकिन बात ये जो अब से लेकर और दिसंबर तक का पीरियड है जिसके अंदर बहुत सारे अहम फैसले भी होने हैं, इसके अंदर उसमें किस हद तक डैमेज होगा, क्या डॉलर मजीद एप्रिशिएट होगा, क्या किसी तरीके से हम इकोनॉमी को डॉलर के साइड को रोकने में कामयाब हो जाएंगे, अल्लाह ना करे डॉलर अगर मजीद 10% और एप्रिशिएट हो गया तो उसका क्या नताइज निकलेंगे इकॉनमी पर। अच्छा, उसका सोशल इम्पैक्ट आप जानते हैं, ऑलरेडी कराची में हम सब कराची नहीं है कि कराची में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होना शुरू हो गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी बदतरीन सूरत हाल में है। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम देख सकते हैं कि क्या हम
अल्लाह ना करे कि हम कंप्लीट कोलैप्स की तरफ जा रहे हैं, सिचुएशन मजीद खराब हो जाएगी, क्या गवर्नमेंट अपने रेट बरकरार रख सकेगी नहीं रख सकेगी। क्योंकि इस वक्त ये सूरत हाल जो हमें ऑन ग्राउंड सिचुएशन नजर आ रही है, तो मुख्तलिफ इदारों की जो टीमें फ्लड अफेक्टेड एरियाज में ऑन द ग्राउंड मौजूद है, वो ये बता रही है कि वहाँ पे गवर्नमेंट का कोई नामो निशान मौजूद नहीं, दवाओं की शदीद किल्लत है, राशन की किल्लत है। तो क्या ये लोग शहरों का रुख करेंगे जो फ्लड अफेक्टेड एरियाज है, और इतनी बड़ी तादाद में लोग अगर शहरों का रुख करेंगे तो यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की क्या सूरत हाल होगी? बिल्कुल ठीक है, बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारी इम्प्लीकेशन हैं। मसला सबसे बड़ा ये है कि इस वक्त हम जो है किसी भी किस्म का हनीमून पीरियड जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। 3-4 महीने इंतहाई क्रिटिकल हैं, और उसको अगर जो है और इसको हमने सही मानों में मैनेज नहीं किया तो हमारे साथ पॉलिटिकल इकोनॉमिक के साथ बहुत शदीद सोशल इश्यूज भी हमारे सामने आ सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। नोमान, एक चीज़ का और तस्करा कीजिएगा, वो ये कि पेट्रोलियम प्राइसेस के हवाले से लोग ये सवाल कर रहे हैं कि इंटरनेशनली मार्केट के अंदर जब डिक्लाइन आ रहा है, जब कीमतों में कमी आ रही है, $80.67 के पास जो है वो प्राइसेस आ गई हैं, और इससे ज़्यादा ये फोशी किया जा रहा है कि इसमें कमी आ सकती है, लेकिन पाकिस्तान में लोग ये सवाल कर रहे हैं कि हम इसको पास ऑन क्यों नहीं कर पा रहे, क्यों हम लोग इतने बाउंड हैं, क्या कंडीशंस हमारे ऊपर लगाई गई हैं जिसकी वजह से अभी तक हम जो है रिलीफ एक आम आदमी को नहीं फराहम कर सके हैं? क्या ये भी आने वाली गवर्नमेंट जो नई आएगी, जो नया पॉलिटिकल सेटअप आएगा, वही डिलीवर करेगा, या ये जो सेटअप अभी है प्रिवेलिंग सेटअप ये डिलीवर कर सकेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, आपको क्या नज़र आता है? देखिए, मुझे तो मैं आपको सिंपल मैथमेटिक्स ये है, जो एक बुनियादी एग्रीमेंट है IMF से, वो ये है कि पेट्रोलियम मसनूआत पर किसी भी किस्म की सब्सिडी नहीं दी जाएगी। अब हम ये भी जानते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन 2 चीजों की बना पर होता है, सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, एक आपका एक्सचेंज रेट है और एक इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस है। इस हम इस बहस में नहीं जाते कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस जो है उसके मुहर्रिकात क्या हैं, उसके बीच में रीजन हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो ऑयल प्राइसेस हैं उसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं, एक इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस और दूसरा आपका जो है एक्सचेंज रेट। अब मसला ये कि जो भी 15% या 15 से 20% का डेप्रिसिएशन या कमी इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस में आई है, तो आपका जो रुपया है वो उतना ही डेप्रिशिएट हो गया। आप देखेंगे पिछले चंद, अगर हम ये ऑयल प्राइसेस की डिटर्मिनेशन होती है 215 से आप 240 पे आ गए तकरीबन, यानी 25 रुपए आपका हुआ। इसका मतलब है कि तकरीबन 12% जो है आपका रुपया डेप्रिशिएट हुआ है। 12 से 15% आपकी ऑयल प्राइसेस में नीचे आई है, तो वो पूरे का पूरा ऑफसेट हो गया। तो जब तक आप रुपये की वैल्यू को डिक्लाइन नहीं कंट्रोल नहीं करेंगे, तब तक काम कैसे चलेगा? अब रुपये की वैल्यू को डिक्लाइन करने के लिए एक तरीके का आपने वक्ती तौर पर सारी इम्पोर्ट बंद कर दी, बल्कि इंटरेस्ट का पता बैठा दिया, लेकिन इस तरीके से काम नहीं चलेगा। आपको एक मजबूत इकोनॉमिक प्लान लाना होगा, आपके लोगों को, एक्सपोर्टर्स को बताना होगा कि हम अगले 1 साल में इन तरीके से अपनी रुपये की वैल्यू को कंट्रोल करेंगे। इसमें ये बताना होगा कि हमारा एग्री का प्लान क्या है। जैसे कि मैंने कहा कि अगर इस वक्त हम सिर्फ 2 एरियाज से, मिसाल के तौर पर हमारे पास स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन से आज से कुछ अर्सा पहले काफी काम हो रहा था, बात हो रही थी, जहाँ तक मुझे पता है तो सारे टेक्नोलॉजी जोन के प्रोजेक्ट जो है वो शेल्फ कर दिए गए हैं। तो अगर बात ये हम इसी से हमारे एग्री की हम बात करें कि एग्रीकल्चर के जो प्रोजेक्ट हैं बेसिकली, अगर 10 से 15 बिलियन डॉलर हम ऑलरेडी कर रहे थे तो मरीज कितना बिल आएगा? मैं आपसे यही दोबारा कहूंगा कि अगर हमारा फ्लड के हवाले से, फ्लड रिलीफ के हवाले से और हमारे इकोनॉमिक प्लानिंग के हवाले से अगर 6 महीने से साल का एक प्लान दे दिया जाए, लोगों को रोड मैप दे दिया जाए, तो अनसर्टेनिटी और पैनिक की जो सूरत हाल है वो खत्म हो जाएगी। मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि जो हमारी जो इंटरनेशनल इदारे हैं, मल्टीलेटरल एजेंसीज हैं, उनसे भी हम बिलियंस ऑफ डॉलर दे सकते हैं इस सूरत हाल में, बशर्ते कि हम उनको क्रेडिबल रोड मैप और प्लान प्रोवाइड करें ये पैसा किस किस तरीके से इस्तेमाल होगा। क्योंकि हवाई स्टेटमेंट देने से कि क्लाइमेट रेपरेशन के डैमेजेस आ जाएंगे और डेट स्वैप हो जाएगा, इन बातों से कोई काम नहीं चलने वाला। दुनिया को एक क्रेडिबल प्लान चाहिए, ट्रांसपेरेंट प्लान चाहिए विद इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म। आप देखें कि आज से कोविड के जमाने में एक NCOC हुआ करती थी, क्या आपको आज नेशनल लेवल की कोई NCOC एक्टिव नजर आ रही है कि जो पूरे कंट्री की सूरत हाल में कंट्रोल में हो, जो ये इस बात से तयन करे कि कंट्री में किन किन चीजों की जरूरत है, वो डायरेक्शन, वो प्लानिंग, वो हमें कंप्लीटली मिसिंग नजर आ रही है। टोटल जो इन्हिसार है वो इस बात पर है कि बिलियन डॉलर यहाँ से आ जाएंगे, चाइना से आ जाएंगे, और बिलियन डॉलर UAE से आ जाएंगे, और 2 बिलियन शायद सऊदी से आ जाएंगे, लेकिन इस तरह मुल्क तो नहीं चला करते ना। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है। नुमान, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। नुमान अब्दुल मजीद हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे और तज्जिया कर रहे थे इस वक्त मुल्क की जो मईशत की सूरत हाल है उस हवाले से, ख़ासतौर पर जब ये आदाद व शुमार बताए जा रहे हैं कि महंगाई की शरह में कमी हुई है, तो इसका
असर एक आम आदमी की ज़िंदगी के ऊपर क्यों नहीं पड़ा। अशिया खुर्दनोश की कीमतों में अगर वाक़तन जो आदाद शुमार बता रहे हैं कि कीमतों में कमी हुई है, तो ये हकीकतन ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये आम आदमी सवाल कर रहा है। एक ब्रेक लेना होगा, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद कुछ खबरें हैं आपके साथ शेयर करेंगे। देखते रहिए प्रोग्राम कराची टुडे।